आज हम वर्ग ऊमाइसीटीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा एक महत्वपूर्ण सदस्य एल्बुगो कैंडिडा आता है। ऊमाइसीटीज के विशेष लक्षण कौन कौन से होते हैं? इस वर्ग में 5 गण, 65 जेनेरा और 500 से 800 जातियां पाई जाती है। इस वर्ग के थैलस फिलामेंटस होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं और कुछ इसके अंदर एक कोशिकीय थैलस भी पाए जाते हैं। ऊमाइसीटीज की कोशिका भित्ति सामान्यतः काइटिन का न होकर सेलुलोज और ग्लूकान्स की होती है, जो एक विशेष लक्षण है। इसमें अलैंगिक जनन के दौरान द्विकशाभिकीय जूस्पोर या चल बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें एक कूर्च प्रकार का फ्लैजिलम पाया जाता है, दूसरा प्रतोद प्रकार का फ्लैजिलम पाया जाता है। इसके लैंगिक जनन ऊगोनिया मादा और एंथ्रीडियम नर जननांग पाया जाता है। इसमें कोई भी चल युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मकधानी संपर्क के द्वारा प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया संपन्न होती है और फर्टिलाइजेशन के द्वारा ऊस्पोर, जो कि एक जाइगोट होता है, उसके चारों ओर मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है, उसका निर्माण होता है। इसके जीवन चक्र में मुख्य रूप से एक ही लाइफ फॉर्म जो कि डिप्लॉयड होती है वो डोमिनेट करती है, और इसीलिए इस लाइफ साइकिल को डिप्लॉयड लाइफ साइकिल या हैप्लोबाइंडिक डिप्लॉयड जीवन चक्र कहते हैं। कुछ अन्य लक्षण इस कुल के निम्न प्रकार हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ऊगेमस प्रकार का होता है। फीमेल गेमिट जो कि ऊगोनियम के अंदर बनता है और टैक्सोन के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें एक से अधिक ऊस्फियर या एग बनते हैं। नर गेमिट का निर्माण एंथ्रीडियम या पूंधानी के अंदर होता है और गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक धानी के अंदर प्रवेश कर जाता है। मोटाइल स्पोर्स फॉर्म्ड इन द स्पोरेंजियम, इसमें अलैंगिक जनन के दौरान चल बीजाणु बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट द्वारा होता है और इसके जीवन चक्र में अधिकांश समय द्विगुणित या डिप्लॉयड रहता है। इसके सोमेटिक स्ट्रक्चर एक कोशिकीय होते हैं, तो वो होलोकार्पिक या पूर्णकाय फलिक होते हैं या राइजोइडल होते हैं, या इनमें संकोचीय स्थिति पाई जाती है। अलैंगिक जनन में चल बीजाणु का निर्माण होता है और चल बीजाणु में मैंने बताया कि आपको 2 प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो कि अनाइसोकॉन्ड का मतलब विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक फ्लैजिला उसके अंदर विप्लेस प्रकार का होता है, जबकि एक फ्लैजिला कुर्च प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार के फ्लैजिलम इसके उसमें पाए जाते हैं। ऊमाइसीटीज के अंदर मुख्य रूप से 4 गण वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला है सैप्रोलेग्नियल्स, दूसरा है लेप्टोमिटेल्स, थर्ड है लेजिनिडियल्स एंड फोर्थ है पेर्नोस्पोरेल्स। यहाँ पर हम पेर्नोस्पोरेल्स की बात करेंगे, जिसमें हमारा सदस्य एल्बुगो कैंडिडा आता है। पेर्नोस्पोरेल्स जिसमें नींबू के आकार के जूस्पोरेंजिया बनते हैं और प्रत्येक ऊगोनियम के अंदर एक ही अंड पाया जाता है। इसमें सुविकसित संकोचीय कवक जाल पाया जाता है। ये ऊमाइसीटीज का सबसे एडवांस गण है, स्पेशलाइज्ड गण है। इसके सभी सदस्यों में एक ही प्रकार के जूस्पोर बनते हैं और इसके अंदर 3 कुलों को वर्गीकृत किया गया है कि उसमें किस प्रकार के स्पोरेंजिया बनते हैं। उसके आधार पर 3 कुलों के अंदर बांटा गया है। पहला कुल है पिथियेसी, दूसरा है पेर्नोस्पोरेसी, तीसरा है एल्बुजिनेसी। पिथियेसी कुल के अंदर स्पोरेंजिया जो है वो काइक हाइपी के ऊपर उत्पन्न होते हैं। इनमें विशेष प्रकार के कोई भी स्पोरेंजिया नहीं पाए जाते हैं, स्पोरेंजियोपोर नहीं पाए जाते हैं और इसके सदस्य सेप्रोफाइट या फैकल्टेटिव पैरासाइट हो सकते हैं, लेकिन ये एक विशेष प्रकार की बीमारियां करते हैं जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती है। दूसरा जो कुल है वो पेर्नोस्पोरेसी कहलाता है, जिसमें स्पोरेंजिया जो है वो ब्रांच्ड नियमित स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर बनते हैं, जिसके ज़्यादातर मेंबर्स डाउनी मिल्ड्यू नाम का रोग करते हैं और ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। तीसरा
एल्बुजिनेसी, जिसके अंदर कोनिडिया या स्पोरेंजिया क्लब शेप्ड स्पोरेंजियोफोर के शीर्ष पर एक चेन के अंदर बनते हैं, और ये पौधों के अंदर या सामान्यतः फसली पादपों के अंदर वाइट रस्ट या सफ़ेद किट नाम का रोग उत्पन्न करते हैं। ये भी अविकल्पी परजीवी होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एल्बुगो कैंडिडा के अंदर किस प्रकार से अलैंगिक जनन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। लीफ के ऊपर, पत्ती की निचली सतह के ऊपर रिंग के नुमा वाइट स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा अगर हम उसके पत्ती का सेक्शन काटें तो अंदर की तरफ हमें क्लब शेप्ड स्पोरेंजियोफोर इस स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एल्बुगो क्लासिफिकेशन उसका प्लांटी, माइकोटा, यू माइकोटिना, oomaicides, pernosporales, albuginacea, albugo, and candida is the species. Albuginacea is the monotypic family. It includes only one genera, that is called as albugo, and it is obligate intercellular parasite. It cannot grow on the culture medium. It causes white rust disease in the plants of family Cruciferae or Brassicaceae. It shows specificity towards the host. The study of cause of disease in the body is called as etiology. We can have the details of this member Albugo candida in the further slides. Now, what type of disease is produced by albugo? The first is white pustules or white blisters. एल्बुगो के द्वारा पौधे की पत्तियों के ऊपर, निचली या ऊपरी सतह के ऊपर सफ़ेद रंग के फफोले पड़ जाते हैं। ये फफोले पत्ती के ऊपर जो है वो गोलाकार या चक्राकार रूप में पाए जाते हैं, और अलैंगिक जनन के दौरान इसकी पत्तियों के अंदर ये स्पोरेंजिया या कोनिडिया का निर्माण करती है, और ये स्पोरेंजिया और कोनिडिया पत्ती की सरफेस को तोड़ करके बाहर आ जाते हैं, और ये वाइट ब्लिस्टर्स या वाइट पस्टूल्स का निर्माण करते हैं। इसके लिए 17 से 37 डिग्री लॉस, 17 से 37% लॉस के द्वारा किया जाता है, और इन्फेक्टेड पार्ट्स आगे जाकर के हाइपरट्रोफी के सिम्टम पैदा करते हैं, और ये सारे के सारे भाग जो है बड़े होकर के मुड़ जाते हैं। ऑल पोर्ट्स अफेक्ट्स एक्सेप्ट रूट्स, लीड, स्टेम, फ्लावर स्टॉक, वाइट creamish yellow, blisters like pustules are there, powdery growth on the upper or lower surface of the leaf, yellow on upper surface, white pustules on stem, and silica, that is the fruit. You can see the symptoms in a slide. There is a leaf of सरसों, और इसकी सरफेस के नीचे की तरफ आपको सफ़ेद रंग के चक्राकार पस्टूल दिखाई दे रहे हैं। ये ज़्यादा जब एडवांस स्टेज में चला जाता है तो ये पस्टूल बड़े हो जाते हैं साइज़ के अंदर, और पूरी की पूरी पत्ती को संक्रमित कर देते हैं। इसके दूसरे प्रकार के जो सिम्टम पैदा होते हैं उनमें हाइपरट्रोफी कहते हैं, बहुकायता, अतिकायता जिसे हम कहते हैं। ये लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनती है, और पौधे के अंदर उसके ऑर्गन्स जो हैं वो आकार में बड़े हो जाते हैं, जिसे हम हाइपरट्रोफी कहते हैं। हाइपरट्रोफी का मुख्य कारण, जैसा कि आपको बताया गया कि ये लैंगिक जनन के दौरान बनते हैं, तो होस्ट के टिश्यूज़ के बीच में जननांगों का निर्माण होता है। उसमें कम टेम्परेचर, कम तापक्रम की उच्च मॉइस्चर की आवश्यकता पड़ती है, और ये आगे चल कर के सिस्टमिक इन्फेक्शन के रूप में हो जाता है, जो कि इसके स्टेम में और इन्फ्लोरेसेंस की ओर चला जाता है। उन सारे ऑर्गन्स की हाइपरट्रोफी हो जाती है, और कोशिकाओं का आयतन बढ़ करके हाइपरप्लासिया हो जाता है, और स्टेम और फ्लोरल पार्ट्स जिसकी अंदर जननांग और लैंगिक स्ट्रक्चर जो बनते हैं उसके कारण वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, और कह सकते हैं विरूपित हो जाते हैं, और फलस्वरूप ये जो है हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लासिया के लक्षण लैंगिक जनन के फलस्वरूप सरसों के पौधों में दिखाई देते हैं। इसे हम स्टैग हेड भी कहते हैं। यू कैन सी द सिम्टम्स इन द स्लाइड, हाउ द whole floral organ has been distorted and it becomes so big. You can see the flower of sarson is very small, and it has very small raceme type of inflorescence, and here it all has been distorted. It is more advanced stage is there, or you can see
these all distorted part of the plant. It has been taken from near and near, and you can see how this hypertrophied part is seen in the slide. Now, albugo, it survive in the soil as a oospore in crop debris, survive in seeds as a primary inoculum, survive on perennial weeds, horseradish around the fields, and secondary spread is taken place by sporangia or zoospore. It requires 75% relative humidity and temperature is 5 to 12 degrees centigrade. Now, vegetative structure, the mycelium is branched, aseptate, cenocytic. The hypal wall is made up of cellulose. The food material is in the form of glycogen and oil globules. Hypal network is found in the intercellular spaces of the host. Round button-shaped knob-like hostoria are found in the filaments which have entered into the host cells and they absorb nutrients from the host cells. You can see here in this slide. Now, asexual reproduction that is taken place by conidia, and conidia are produced on erect, club-shaped, unbranched conidiophores from the filaments. When conditions are favorable, the filaments grow upwards, and these filaments, by the constriction, produces conidia in chains. And the conidia are developed as in basipetal sequence. The newly formed conidia are present at the base of the chain, and old age conidia are found at the end of the chain. A gelatinous disc is present between the two conidia, which is also called a disjunctor. The disc help in the conidia to remain in a chain. Later on, these conidia, when released under the surface of epidermis, the pressure increases on the epidermis, and finally epidermis gets ruptured and conidia comes out. As you can see in the slide, how club-shaped sporangia are there and conidia are found in the chains are seen in the slide, and they rupture the host epidermis and sporangia comes out of the epidermis of the leaf. Here you can see the club-shaped sporangia. The electron micrograph is there. You can see how club-shaped sporangiophores are seen in the slide. These conidia are dispersed by air. To different type of germination takes place in favorable condition. If condition is high temperature, low humidity, then conidium germinates directly and they produce a germ tube comes out from the conidium, and tube enters into the host tissue through the stomata and form intercellular mycelium. If condition is high moisture, less temperature, and there is zoospore formation after 2-3 hours of the dispersal, conidium absorbs more water, swells up and forms 3 to 8 zoospores inside the zoosporangium, and these zoospores are having two types of flagella, that is tinsel type and Vibbles flagellum. These zoospores comes out from the zoosporangium, swim in the water, and after few time or few minutes they withdraw their flagella and round off, and again they germinate to produce a new thallus of the albugo. The structure of zoospore has been given here in the slide, where zoospore may be monoplanetic when it or the primary zoospores are formed only, and they do not go another in next cycle, and again they swim for some time and then they withdraw. Sexual reproduction. The sexual reproduction is oogamous type. Male and female sex organs are known as Anthridium and Oogonium. Albugo candida sex organs are formed at the end of the growing season when unfavorable conditions are there. Reproductive organs are endogenous in the plant tissue that develop in intercellular spaces, and result of which hypertrophy or deformation of organs have been taken place, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि किस प्रकार से लैंगिक जनन के फलस्वरूप हाइपरट्रोफी बन जाती है. एंथ्रीडियम जो कि एक
एलोंगेटेड क्लब शेप्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर की तरफ जो है कई सारे मेल न्यूक्लियाई पाई जाती हैं। मैच्योरिटी के ऊपर इनमें केवल एक ही मेल न्यूक्लियस जिंदा रहता है। ऊगोनियम जो कि ग्लोबुलर होता है शेप के अंदर, इसके अंदर दो प्रकार का साइटोप्लाज्म पाया जाता है, एक पेरिफेरल होता है, दूसरा सेंट्रल होता है। इनिशियली ये भी मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसके अंदर कई सारे केंद्रक होते हैं। लास्ट के अंदर इसमें मैच्योरिटी पे इसमें भी एक सिंगल न्यूक्लियस सेंटर के अंदर ऊ प्लाज्म में रह जाता है और इसे हम फीमेल न्यूक्लियस या ऊ स्फीयर कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एक छोटी सी प्रोट्यूबरेंस ऊगोनियम के टुवार्ड्स एंथीडियम के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। एंथीडियम और ऊगोनियम दोनों आपस में एक दूसरे से केमिटेंशियल कांटेक्ट के द्वारा जुड़ जाते हैं। इनके बीच में एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है और नर युग्मकधानी से केंद्रक मादा युग्मकधानी के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये नर और मादा युग्मक पास पास आ जाते हैं, प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, इसे हम गेमिटेंशियल कांटेक्ट कहते हैं। कुछ समय के बाद में ये दोनों ही केंद्रक नर और मादा केंद्रक आपस में फ्यूज करके एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं और इस जाइगोट के चारों ओर एक मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है जो कि 3 परती होती है और इसे हम ऊस्पोर कहते हैं। ये ऊस्पोर रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं और फील्ड में जब फसल काट दी जाती है तो उसको ऊस्पोर भी जो साथ में फील्ड के अंदर पड़े रहते हैं। इस चित्र में आपको अलैंगिक और लैंगिक जन्म के द्वारा पूरा एल्बुगो का जीवन चक्र समझाया गया है। किस प्रकार से इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जूस फोर बनते हैं। जूस फोर बनने के बाद में किस प्रकार से नए थैलस का निर्माण होता है। इसी प्रकार से इसके लाइफ साइकिल के अंदर आपको लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही स्ट्रक्चर इसमें दिखाए गए हैं। किस प्रकार से जननांग बनते हैं, आपस में उनमें गेमिटेंशियल कांटेक्ट होता है और किस प्रकार से ऊस फोर का निर्माण होता है। ऊस फोर जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो डिवीजन करता है, इसके अंदर 32 से अधिक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ये सारे के सारे केंद्रक जूस स्पोर में बदल जाते हैं और उस स्पोर की भित्ति को तोड़ करके बाहर आ जाते हैं और कुछ समय के लिए पानी में तैरते हैं। तैरने के साथ ही अपनी फ्लैजिला को विड्रॉ करते हैं और फ्लैजिला को विड्रॉ करने के साथ ही अपने इस जर्मिनेशन के द्वारा, अपनी जर्मिनेशन ट्यूब के द्वारा स्टोमेटा के माध्यम से पौधे के उत्तक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और एक इंटरसेलुलर माइसीलियम के रूप में उसमें एस्टेब्लिश हो जाते हैं। इसका लाइफ साइकिल जैसा कि बताया गया है हैप्लोबायोटिक डिप्लॉयड होता है। इसके अंदर जीवन चक्र के अंदर अधिकांश समय फंगस डिप्लॉयड होता है। सैनसम एंड सैनसन ने बताया था कि इसके अंदर मियोसिस जो है वो गैमिट फॉर्मेशन के द्वारा होता है, इसलिए इसको हम गैमिटेंजियल मियोसिस कहते हैं और इसका जीवन चक्र अधिकांश समय डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर रहता है। वाइट रस्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर फसल चक्र अपनाने से हर नए सीजन के अंदर दूसरी फसल बोई जाती है ताकि पूर्व के फसल के जो भी रोग होते हैं वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं। जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको फील्ड से रिमूव किया जाता है, उनको जला दिया जाता है। और एप्लीकेशन ऑफ फंजीसाइड्स जिसमें बोर्डो मिक्सचर मुख्य रूप से इसमें कॉपर सल्फेट और लाइम वाटर होता है, इसको 1:1 के रेशो में लगा करके इसके ऊपर छिड़का जाता है। सल्फर डस्ट से भी एल्बुगो के डिजीज को रोका जा सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट एल्बुगो ग्रोज ऑन अनदर प्लांट दैट इज क्लियोम विस्कोसा which is found as weed around the fields of the organism. Disease management use certified seeds, seed treatment, the Apron 35 removal of weeds, destroy plant debris, deep plowing, early sowing, use balanced fertilizers, spray mancozeb, Indofil, Rotomil, and 3 sprays of 15 days interval prevents the disease. And disease resistant variety like Kranti TM 20 RN 500 510 PAB 2001 PAB 2002. Thank you very much.